आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं मिश्री लाल पंवार की लिखी कहानी वो अंधेरी रात। ट्रेन तूफानी गति से दौड़ी जा रही थी। डिब्बे में करीब करीब सभी यात्री नींद में थे। रात के घनघोर अंधेरे को चीरते हुए रेल अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। बाहर तेज बरसात हो रही थी। शायद इसीलिए डिब्बे में हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। मेजर राहुल की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं था। अपनी बर्थ पर लेटे लेटे इधर उधर नजरें घुमा रहे थे। एक दो लोगों को छोड़कर प्रायः सभी यात्री गहरी नींद में थे, लेकिन मेजर राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मेजर राहुल समझ नहीं पा रहे थे कि आज उनकी नींद को आखिर क्या हो गया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार रेल में सफर किया था, मगर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अक्सर उन्हें बर्थ पर पड़ते ही नींद आ जाया करती है। आज पता नहीं क्या हो गया कि चाहकर भी वे नींद नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने घड़ी में समय देखा। रात्रि के 1:30 बजने वाले थे। बाहर से आ रही आवाज से मालूम चल रहा था कि वर्षा तेज हो गई है। इधर डिब्बे में भी ठंड बढ़ने लगी। मेजर राहुल को भी जब ठंडक ने सताना शुरू किया तो उन्होंने अपने सूटकेस से एक कंबल निकालकर ओढ़ ली। उन्हें अब कुछ राहत सी मिली। वे अपनी बर्थ पर आराम से सो गए और आंखें बंद कर ली। इतने में सामने वाली बर्थ पर कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। मेजर राहुल ने अपने मुंह पर से कंबल हटाई। सामने वाली सीट पर यात्रा कर रहे बुजुर्गवार मौलाना साहब अपने बैग में कुछ ढूंढ रहे थे, साथ ही बड़बड़ाते भी जा रहे थे। मेजर राहुल समझ गए थे कि बुजुर्गवार ओढ़ने के लिए अपने बैग में से कुछ ढूंढ रहे थे और मनचाही चीज उन्हें मिल नहीं रही थी। शायद ठंड ने उन्हें भी परेशान करना शुरू कर दिया था। मेजर राहुल ने अपना सूटकेस खोला और एक शॉल निकालकर बुजुर्गवार की तरफ बढ़ा दी। इसे ओढ़ लीजिए, ये पाक साफ है, एकदम नई है। मैंने 2 रोज पहले ही अपने पिताजी के लिए श्रीनगर में खरीदी थी। ये आपके काम आएगी तो मुझे खुशी होगी। बुजुर्गवार ने शॉल लेते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं शायद अपनी कंबल बैग में डालना भूल गया था। फिर अचानक पूछ बैठे, आप श्रीनगर में रहते हैं क्या? नहीं जनाब, मैं तो जोधपुर का रहने वाला हूं। श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग है। अच्छा, तो गोया घर जा रहे हैं? जी, घर ही जा रहा हूं। पिछले 3 बरस से घर नहीं गया। इस बार होली अपने परिवार के साथ मनाने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए 2 महीने की छुट्टी पर घर जा रहा हूं। बुजुर्गवार के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। पूछा, फौजी हैं क्या? जी, मैं सेना में मेजर हूं। भाई बहुत खूब, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मैं तो फौजी लोगों से मिलकर बहुत खुश होता हूं। आप जैसे लोग तो इस वतन की शान हैं। जी शुक्रिया। आपने एजुकेशन कहां से पाई है मेजर साहब? जी, मैंने जोधपुर के ही जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में एमए किया था। उसके बाद सेना की भर्ती परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में कामयाब हो गया। घर में कौन कौन है? इस सवाल के जवाब में मेजर साहब बोले, सब हैं,
माताजी हैं, पिताजी हैं, दादाजी दादी जी हैं, एक छोटी बहन है जिसका ब्याह हो गया है। फिर पूछा, आप शादीशुदा नहीं हैं? जी, बचपन में हुआ था ब्याह मेरा भी, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। तब घर वालों ने मेरी शादी रचा दी थी। ओह, तो यूं कहिए कि आपका बाल विवाह हुआ था। जी 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 जी, उस समय तो मैं कुछ समझता भी नहीं था। कितनी बुरी बात है मेजर साहब, आपके मारवाड़ में बाल विवाह बहुत होते हैं। खैर, इसमें आप क्या कर सकते थे? अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछें आपसे। जी जरूर पूछिए ना। शादीशुदा होकर 3-3 साल तक घर नहीं जाते, ये तो आप अपनी बीवी साहिबा के साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। दुल्हन बिटिया आपसे कुछ कहती नहीं है क्या? बुजुर्गवार मौलाना की बात सुनकर मेजर राहुल का चेहरा मुरझा गया। वो बुझे मन से बोले, बचपन में ब्याह हुआ और कुछ समझने की उम्र में पहुंचते पहुंचते तो हमारा तलाक भी हो गया था। ओह, ऐसा कैसे हुआ? शायद भगवान को यही मंजूर था। मुआफ करना मेजर साहब, मैंने बेवजह आपके निजी जीवन के बारे में पूछ लिया। नहीं नहीं, माफी जैसी कोई बात नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है जनाब। मैं जानता हूं कि मेरी बातों से आपके जख्म हरे हो गए हैं। खुदा से दुआ करता हूं कि आपके दिल को सुकून मिले। बुजुर्गवार ने हमदर्दी जताते हुए ये बोल बोले। अगले ही पल बुजुर्गवार शॉल ओढ़कर सो गए। मेजर राहुल ने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगे। गाड़ी अब भी धड़धड़ाती दौड़ी जा रही थी। वर्षा शायद अब बंद हो गई थी। कुछ देर बाद मेजर राहुल सोने का प्रयास फिर करने लगे, मगर कमबख्त नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने आंखें मूंदी तो बचपन की यादें साकार हो उठी। उस दिन रविवार की छुट्टी थी। वो घर पर अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेलने में मस्त था। उसी दिन घर में कुछ मेहमान आए थे। वे लोग पिताजी से किसी के ब्याह की चर्चा कर रहे थे। 10 बरस का मासूम राहुल समझ नहीं पाया कि उसके जीवन का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अगले रोज मां ने बताया कि उसका रिश्ता हो गया है। कुछ दिनों बाद 7 बरस की नंदिनी से उसका विवाह होने वाला है। घर में सब बहुत खुश थे। 1 सप्ताह बाद बारात निकाली गई। राहुल फूला नहीं समा रहा था। उसे दूल्हा बनाया गया। गुड्डा गुड्डी की तरह उसकी भी शादी हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। राहुल 18 बरस का हुआ तो उसे समझ में आया कि उसकी तो शादी हो चुकी है। अब नंदिनी को देखने की चाह मन में हिलोरे मारने लगी। एक दिन वो नंदिनी के गांव जा पहुंचा। चुपके से स्कूल जाती नंदिनी को देखा तो खुशी से झूम उठा।
अत्यंत सुंदर थी उसकी नंदिनी। उसके सपनों की रानी किसी परी से कम नहीं थी। घर आने के बाद उसे रात को नींद ही नहीं आई। अब वो हर समय नंदिनी के ही सपनों में खोया रहने लगा। उसका मन कहीं नहीं लगता। उसके ख्यालों में हर समय नंदिनी बनी रहती। वो नंदिनी को लेकर सपने बुनने लगा। धीरे धीरे उसकी यादों ने उसे पागल जैसा बना दिया। घर बाहर कहीं मन नहीं लगता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। एक दिन उसने देखा कि घर में उसके मुकलावे की बात चल रही है। राहुल समझ गया कि उसकी नंदिनी को लाने की बातें हो रही हैं। वो अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। इसी दौरान एक दिन उसकी मुलाकात एक सगाई समारोह में नंदिनी से हो गई। किसी ने राहुल की तरफ इशारा कर नंदिनी को बता दिया कि यही तुम्हारा पति है। राहुल को देखकर नंदिनी अवाक रह गई। उसके चेहरे के हाव भाव से लगने लगा था कि राहुल उसे पसंद नहीं आया। इसी दौरान सुनने में आया कि नंदिनी बाल विवाह से खुश नहीं है। नंदिनी ने अपने घर वालों से साफ साफ कह दिया था कि वो इस विवाह को नहीं मानती। वो राहुल की बीवी बनकर उस घर में कभी नहीं जाएगी। ये सुनते ही राहुल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो समझ गया कि नंदिनी की तरह वो सुंदर नहीं है। उसकी कुरूपता ही उसके जीवन का अभिशाप बन गई है। दोनों परिवारों में रिश्ता बना रहे, इसको लेकर समाज के लोगों ने भी कोशिशें की, मगर बात नहीं बनी। नंदिनी की जिद के आगे किसी की भी ना चली। आखिर एक दिन नंदिनी से उसका तलाक हो ही गया। राहुल की जिंदगी की तमाम खुशियां पल भर में आंसुओं में बदल कर रह गईं। वो कई दिनों तक घर में छुप छुप कर रोता रहा। उसका मन कहीं नहीं लगता। पागलों की तरह गांव में इधर से उधर भटकता रहता। एक दिन उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। चुपचाप गांव के तालाब पर जा पहुंचा। वहां पर नंदिनी को याद कर वो खूब रोया। बाद में तालाब में कूद गया। उसके मुंह में पानी भरने लगा। कुछ ही क्षणों में वो अचेत हो गया। आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। मां और बापूजी पास ही बैठे थे। बेटे को होश में आया देखा तो आंखों से आंसू छलक पड़े। पास ही स्कूल के मास्टर साहब खड़े थे। मां ने बताया कि तुझे तालाब में कूदते हुए मास्टर जी ने देख लिया था। उन्होंने ही तुझे बचाया है, नई जिंदगी दी है। तूने आत्महत्या का कैसे सोच लिया रे? तेरे मन में विचार नहीं आया कि मां और बापूजी की कौन देखभाल करेगा? तुझे अगर कुछ हो जाता हम तो जीते जी मर जाते रे पगले। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। केवल अपने बारे में सोचना गलत है। हमारी बड़ी भूल थी जो बचपन में तेरा ब्याह कर दिया। तू हमें माफ कर दे बेटा, माफ कर दे।
2 दिन बाद राहुल तंदुरुस्त होकर घर लौट आया। एक दिन मास्टर साहब ने उसे अपने घर बुलाया। मास्टर जी ने जाने क्या कहा कि राहुल की जिंदगी ही बदल गई। वो वापस घर आया तब काफी खुश था। उसने मां बापू को बताया कि वो शहर जाकर आगे की पढ़ाई करेगा। कुछ दिनों बाद मां और बापूजी की इजाजत लेकर वो शहर आ गया। देखते ही देखते 5 बरस गुजर गए। उसने अंग्रेजी में एमए कर लिया। इस दौरान लोगों से पता चला कि नंदिनी के घर वालों ने उसकी एक दूसरे गांव में शादी कर दी है। एक दिन दोस्तों ने बताया कि सैन्य सेवा में भर्ती चल रही है। सेना भर्ती की बात चली तो विचार किया कि चलो इस जिंदगी को वतन की सेवा में ही लगा देते हैं। संयोग से उसका चयन हो गया। उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई। अपने शहर से दूर आकर उसे बहुत सुकून मिला, मगर नंदिनी को अभी भी नहीं भूल पाया था वो। अचानक पहियों की चरचराहट के साथ ट्रेन रुक गई। राहुल की विचारधारा एक झटके से थम गई। राहुल अपनी बर्थ से उठकर खिड़की पर आ गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी शीतलहर से शरीर में कंपकपी छूट गई। उन्होंने देखा कि गाड़ी किसी स्टेशन पर तो नहीं है। सामने दूर दूर तक केवल खेत ही नजर आ रहे थे। उससे भी आगे किसी गांव के होने का आभास हो रहा था। चांद की धवल चांदनी में खेतों का नजारा मन मोह रहा था। इसी दौरान उनके पास से गाड़ी का गार्ड गुजरा तो राहुल ने पूछा, क्या हुआ सर, गाड़ी क्यों रुक गई है? जवाब मिला, एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन के आगे बारातियों से भरा एक ट्रैक्टर आ गया है। कई लोग मारे गए हैं। ये कहकर गार्ड आगे बढ़ गया। राहुल को शीतल हवाएं सताने लगी तो वो अपनी बर्थ पर वापस लौट आया। वो समझ गया कि अब गाड़ी वापस चलने में काफी समय लगेगा। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, फिर भी वो कंबल ओढ़कर सोने का प्रयास करने लगा। सोते सोते वो सोचने लगा कि 3 बरस तक वो घर से दूर रहा, अब घर पहुंचने की इतनी बेताबी तो कभी नहीं रही। अब ज्यों-ज्यों घर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे घर पहुंचने की जल्दी मची है। उसे याद आया वो दिन जब वो सेना की ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग के लिए रवाना हुआ था। तब मां बापूजी कितना रोए थे। उसने वादा भी किया था कि जल्दी लौटेगा। बाद में वो ड्यूटी में ऐसा खोया कि अपने वादे को ही भूल गया। पिछले 3 वर्षों में मां बापू ने उसके लिए न जाने कितनी लड़कियां देख ली। कईयों की तो उसके पास फोटो तक भेज दी। अचानक उसे नंदिनी की याद आ गई। जाने कहां होगी, जाने कैसी होगी। हो सकता है कभी कभी उसे याद भी करती हो। यूं सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। अभी वो आधी अधूरी नींद में ही था कि किसी ने अचानक उसकी कंबल को खींच लिया। वो अचानक ही कंबल हटने से हड़बड़ा गया। आंखें खोलकर देखा, सामने नंदिनी खड़ी थी।
राहुल ने नंदिनी को यूं अपने सामने देखा तो आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक बार तो मुंह से बोल भी नहीं निकल पाए, फिर बरबसी मुंह से निकल पड़ा, आप यहां कैसे? हाँ, मैं नंदिनी आपसे मिलने आई हूं। कहां से आ रहे हैं आप? मैं जम्मू से आ रहा हूं। आप कैसी हैं? अकेली कैसे? कोई और साथ नहीं है क्या? एक ही सांस में न जाने कई सवाल पूछ बैठा। देख लीजिए, आपके सामने हूं, बिल्कुल भली चंगी हूं। कहां से आ रही हैं आप? घर से आ रही हूं। कहीं जा रही हैं क्या? कहीं नहीं जा रही, बस आपसे ही मिलने आई हूं। मुझसे मिलने? मैं समझा नहीं। चिंता क्यों करते हैं? आओ बाहर चलते हैं, वहीं बातें करेंगे। दोनों कोच से बाहर आ गए। यहां चल रही ठंडी हवाओं से राहुल का बदन कांप उठा। डिब्बे के बाहर आते ही नंदिनी खेतों की तरफ ढलान में उतरने लगी। अरे उधर कहां चल दी आप? आ जाओ, मुझसे डर लगता है क्या? नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो बस यूं ही। अचानक राहुल ने देखा कि नंदिनी तो मात्र एक ओढ़ना ओढ़े हुए है। उसको सर्दी लग रही होगी ना? ये सोचकर उसने अपनी शॉल उसे ओढ़ा दी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि नंदिनी खेतों की तरफ कहां जा रही है। वो बगैर कुछ बोले उसके साथ साथ चल दिया। कुछ ही देर में गांव के घरों में झलमिलाती लाइटें दिखाई देनी शुरू हो गई। कुछ ही दूरी पर एक कुआं नजर आ रहा था। नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हम यहां कुछ देर बैठें क्या? हाँ, जरूर बैठते हैं। दोनों कुएं के पास बैठ गए। नंदिनी ने राहुल की तरफ देखकर पूछा, आपके बारे में सुना था कि आप सेना में अफसर हो गए हैं। एक बात पूछें आपसे, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैंने दोबारा शादी नहीं की। तुम्हारी यादें ही मेरे जीने का सहारा हैं। सेना में नौकरी करता हूं। शेष जीवन वतन की सेवा में समर्पित कर दिया है। कश्मीर में पोस्टिंग है। जाने कब दहशतगर्दों की गोली का निशाना होकर शहीद हो जाऊं। भगवान के वास्ते ऐसा मत बोलिए। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे। चलिए आप बताएं, आपके पतिदेव क्या करते हैं? उनके कपड़े की दुकान है। मालिक आपके पति को खूब तरक्की दें। मेरी दुआएं हैं कि आपको दुनिया की हर खुशी नसीब हो। कहते कहते राहुल की आंखें भर आई। उसने तुरंत ही बात बदलते हुए पूछा, आपको कभी मेरी याद आती है क्या? गुजरी बातों को याद करने से क्या फायदा? ये पुरानी बातें तो केवल दुख ही देना जानती हैं। कई बार तो जीने भी नहीं देती। ये कहते कहते नंदिनी की आंखें भी छलछला आई। वो राहुल की तरफ देखकर पूछ बैठी, मेरी एक सहेली ने बताया था कि आप एक बार खुदकुशी करने निकले थे। ये कहां की समझदारी है? राहुल से कुछ जवाब देते नहीं बना। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि नंदिनी से क्या बात करे।
अचानक वो पूछ बैठा, आपके परिवार में कौन कौन है? सब हैं, सास हैं, ससुर हैं, पति हैं। आपका ससुराल तो किसी गांव में है ना? हाँ, गांव में है। ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ना, यही ससुराल है। राहुल को थकान सी महसूस हुई तो नंदिनी के कांधे पर सर रखकर सो गया। उसने नंदिनी की आंखों में पहली बार देखा। उसे लगा कि नंदिनी की आंखों में उसके प्रति एक चाहत तो है। वो शायद बचपना रहा होगा। राहुल ने नंदिनी की आंखों में झांकते हुए पूछा, आपसे एक बात पूछूं? जी, पूछिए। क्या बचपन में शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी? ना, नहीं। फिर मुझे ही सजा क्यों मिली? ये सवाल सुनकर नंदिनी भी खामोश हो गई। फिर कुछ अंतराल के बाद नंदिनी ने राहुल से नजरें चुराते हुए पूछा, एक बात हम भी पूछें आपसे? राहुल ने कहा, हाँ हाँ, कहिए ना। वो बोली, आप मेरी खातिर ही सही कोई पढ़ी लिखी लड़की पसंद करके शादी कर लीजिए। आपके जीवन में खोई हुई खुशियां फिर लौट आएंगी। दोनों न जाने कितनी देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान न जाने कब राहुल की आंख लग गई। अचानक गाय भैंसों की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। सामने कुएं पर पानी भरते हुए महिलाएं उसे ही घूरे जा रही थीं। कुछ बच्चे उसे घेरे खड़े थे। वो गांव की महिलाओं और बच्चों के लिए एक तमाशा बना हुआ था। भोर होने वाली थी। अपनी ये हालत देखकर वो जल्दी से उठ बैठा। पास ही उसकी वो शॉल पड़ी थी जैसे उसने रात को नंदिनी को ओढ़ाया था। वो सोचने लगा कि नंदिनी उसे इस हालत में अकेला छोड़कर कहां चली गई। उसने पलटकर देखा, उसकी ट्रेन अभी भी अपने स्थान पर ही खड़ी थी। वो तुरंत ही खड़ा हो गया। एक नजर गांव की तरफ देखा। वो ज्यादा दूर नहीं था। मन में विचार आया कि जाते जाते एक बार नंदिनी से मिल तो लूं। वो गांव की तरफ चल दिया। गांव के नजदीक पहुंचा तो सामने पगडंडी पर कुछ लोग आते दिखाई दिए। राहुल ने उनसे नंदिनी के घर का पता पूछा तो उन लोगों ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया, साहब आप कौन हैं, कहां से आए हैं? राहुल ने अपने बारे में बताया तो एक बुजुर्ग बोला, साहब आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे तो भगवान के घर गए बरसों बीत गए। ये सुनकर राहुल के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसका सर चकराने लगा। खुद को संभालकर वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात ही तो नंदिनी मुझसे मिली थी। वो नंदिनी नहीं कोई और होगी साहब। करीब 4 बरस पहले उसने इसी कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। शव कुएं से निकला तब गांव के सैकड़ों लोगों के साथ मैं भी वहां मौजूद था। मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है साहब? बहुत ही अच्छी बच्ची थी। हमारे गांव में तो ऐसी सुंदर और इतनी सुशील दूसरी कोई बहू नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ जो अपना जीवन दे बैठी। हाँ, एक बात जरूर थी कि वो अपने पहले पति को बहुत याद करती थी।
यहां आने के बाद तो बड़ी मुश्किल से 1 साल भी पूरा नहीं निकाल पाई। उस ग्रामीण का एक एक शब्द राहुल को घायल करता रहा। अब और ज्यादा सुनने की उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वो पलट पड़ा, दौड़ते हुए कुएं पर पहुंचा। कुएं के अंदर झांक कर जोर जोर से पुकारने लगा, नंदिनी, नंदिनी, ओ नंदिनी। दूसरे ही पल उसकी आवाज से कुआं गूंज उठा। इधर अचानक इंजन की सीटी सुनाई दी। राहुल ने देखा कि उसकी ट्रेन चलने के लिए सीटी दे रही है। उसने कुएं के पास पड़ी अपनी शॉल को उठाया और गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। गाड़ी ने एक बार फिर सीटी दी। राहुल ने गाड़ी पर नजर डाली। गाड़ी सरकनी शुरू हो गई थी। राहुल ने अपनी स्पीड तेज कर दी। इधर गाड़ी भी स्पीड पकड़ने लगी। राहुल भी तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसका पांव किसी पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। सिर में गहरी चोट लगी। अचेत होते होते उसने देखा कि उसकी ट्रेन बहुत दूर निकल गई है। अगले ही पल वो बेहोश हो चुका था। तो मित्रों, ये थी मिश्री लाल पमार की लिखी कहानी वो अंधेरी रात।